Hello everyone, welcome to the Foster Nursing. In this video, I am continuing part 3 of menstrual cycle. Let's begin. अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट किया, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, उनके कॉजेस पढ़े एंड फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े. एंड नाउ इन दिस सेक्शन मैं डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम वेरियस डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, उनके कॉजेस पढ़ेंगे, उनको कैसे डायग्नोज करेंगे ये पढ़ेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्स्ट डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं, हाइपरमेनोरिया. हाइपरमेनोरिया को मेनोरेजिया भी बोला जाता है. एंड नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन 21 से 35 डेज का होता है. एंड ब्लीडिंग फेज जो है वो लास्ट करता है ऑन एन एवरेज ऑफ 5 डेज. टोटल ब्लड फ्लो जो होता है वो एवरेज एक साइकिल में 35 ml होता है. बट हाइपरमेनोरिया की कंडीशन में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो मोर देन 80 ml लॉस होगा. एंड जो नॉर्मल ब्लीडिंग फेज है एक वुमेन का, जो कि नॉर्मली 5 डेज का होता है, वो 5 डेज से बढ़ करके 7 डेज से भी ज़्यादा का हो जाएगा. सो अगर किसी वुमेन में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि 80 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है एंड उसकी साइकिल जो है वो 7 डेज से ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो उसे हम हाइपरमेनोरिया बोलेंगे. एंड हाइपरमेनोरिया क्या होता है, ये साइक्लिक होता है. अब बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरमेनोरिया की. तो हाइपरमेनोरिया के कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स को देखें तो सबसे फर्स्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या है कि नॉर्मली क्या होता है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसको बिल्डअप करने के लिए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प करते हैं, राइट. तो अब जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करा देते हैं, उसको रीजनरेट करा देते हैं. जब एक्सेस में एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होगा तो जब ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो वो भी एक्सेस होगी. तो एक कॉज ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हाइपरमेनोरिया करता है. नाउ अगर हम नेक्स्ट कॉज की तरफ देखें, डिसफंक्शन ऑफ ओवरीज. डिसफंक्शन ऑफ ओवरीज में क्या होगा, ओवरीज अगर एग ही रिलीज ना करें जो वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज करती हैं, अगर एनोवुलेशन हो तो हमारी बॉडी क्या है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज नहीं करेगी, नहीं बनाएगी, क्योंकि एग ही ओवरीज ने नहीं रिलीज किए तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, जैसा कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर बार वो होता है. बट इस बार नहीं होगा. तो क्या होगा कि जब नहीं होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा एंड हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो फर्दर रिजल्ट करेगा इन मेनोरेजिया. नेक्स्ट कॉज की अगर हम बात करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, ये नॉन कैंसरस बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस के एंड दे यूजुअली अपीयर ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग ईयर्स. एंड ये क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं हेवियर देन नॉर्मल और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, राइट. नेक्स्ट कॉज की तरफ अगर हम देखें तो वो पॉलिप्स है. एंड पॉलिप्स में क्या होता है, ये यूट्रस की इनर लाइनिंग की स्मॉल और बिनाइन ग्रोथ होती है जो कॉज करती है हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल को. तो नेक्स्ट कॉज अगर हम देखें तो वो है एडिनोमायोसिस. एडिनोमायोसिस कंडीशन में क्या होता है, जब ग्लैंड्स एंडोमेट्रियम से इम्बेड करके यूट्राइन मसल्स तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, ये कॉज करते हैं हैवी ब्लीडिंग एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो एडिनोमायोसिस के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं आईयूडीज. आईयूडीज में क्या होता है कि मेनोरेजिया जो होता है वो एक वेल नोन साइड इफेक्ट होता है ऑफ यूजिंग नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का फॉर बर्थ कंट्रोल. जब ये आईयूडीज एक कॉज है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, तो हमें क्या करना है, अगर किसी लेडी को हैवी मेंसेस हो रहे हैं और उसको आईयूडी लगी है तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसकी आईयूडी को रिमूव किया जाए ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग और ज़्यादा एक्सेसिव ना हो, राइट. नेक्स्ट देखें अगर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है कि इम्प्लांटेशन जो है फर्टिलाइज्ड एग की वो यूट्रस के बदले कहाँ हो जाती है, यूट्रस के आउटसाइड या फेलोपियन पार्ट में हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भी लीड करता है मेनोरेजिया को, एक्सेसिव ब्लीडिंग को. नेक्स्ट है कैंसर. मतलब कैंसर एक बहुत ही रेयर कॉज है कि कैंसर की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी. नेक्स्ट अगर देखें तो वो है इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर. इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स लाइक वॉन विलिब्रेंट डिजीज़. इसमें क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनकी डिफिशियंसी हो जाती है या वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं. अब उनकी डिफिशियंसी और इम्पेयर्ड से क्या होता है कि वो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करते हैं एंड प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होती है. अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं होंगे तो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग चलती रहेगी. तो ये भी एक कॉज होता है हाइपरमेनोरिया का.
एंड अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स में क्या कॉजेज़ इंक्लूड होंगे, जैसे कि ड्रग्स हो गए, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गए या एंटी कोएगुलेंट्स हो गए, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। तो ये जितने भी हमने 1 से लेके 10 तक पॉइंट्स पढ़े, ये सारे कॉजेज़ हैं और रिस्क फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हाइपरमेनोरिया को। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरमेनोरिया की। अब हाइपरमेनोरिया में जब वुमेन हमारे पास आएगी तो वो किन सिम्टम्स की कंप्लेन करेगी या हमें देखने पे कौन से साइंस दिखेंगे हाइपरमेनोरिया के पेशेंट में। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है चेंज और इंक्रीज्ड मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। नॉर्मली एक साइकिल में 35 ml एवरेज ब्लड लॉस होता है, तो हमें हाइपरमेनोरिया के पेशेंट में क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें उसके मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस में चेंज मिलेगा। उसको इधर एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, मोर देन 80 ml। सेकेंड है फ्रीक्वेंट नैपकिन चेंज। अगर वुमेन एक दिन में 6 पैड्स से ज़्यादा, 6 फुल पैड्स और टेम्पून्स अगर वो चेंज कर रही है और बहुत फ्रीक्वेंटली उसको अपने नैपकिन्स चेंज करने की नीड है, तो ये भी एक सिम्टम है कि वुमेन जो है वो हाइपरमेनोरिया से सफ़र कर रही है। थर्ड क्या होगा, फीमेल को पेन की कंप्लेंट होगी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगी। स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्यों होगी, बिकॉज उसको फ्रीक्वेंटली नैपकिन चेंज करने की नीड है, इसीलिए वो स्लीप भी अच्छे से नहीं ले पाएगी। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हमें उन वुमेन्स में देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी वजह से वुमेन हमें इरिटेबल भी दिखेगी। उसके फेशियल चेंजेस भी होंगे, लाइक डार्क सर्कल्स, और उसको आई फटीग होगा, आई रेडनेस होगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्टिंग डेली एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है जब ब्लड लॉस एक एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है तो क्या होगा कि हमें एनीमिया के सिम्टम्स देखने के लिए वुमेन में मिलेंगे। तो सिम्टम्स क्या होंगे, उनको फील होगी, फटीग होगा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी। तो साइंस इज समथिंग विच एग्जामिनर ऑब्जर्व्स। ये सारे इस तरफ जो मैंने लिखे हैं ये क्या थे, हमारे ये सिम्टम्स थे जो हमें पेशेंट बताएगा। ये दो क्या है, ये साइंस हैं जो एग्जामिनर ऑब्जर्व करेगा। तो फर्स्ट अगर हम साइन देखें तो वो है कंजक्टाइवल पेलर। इसमें हमें क्या होगा कि पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में हमें पेलनेस दिखाई देगी एंड जो ये इंडिकेट करेगी कि पेशेंट एनीमिया से सफ़र कर रहा है। आई विल शो यू द इमेज। दिस इज कंजक्टाइवल पेलर। इन साइड है कोइलोनिकिया। कोइलोनिकिया का मैं इमेज आपको शो करती हूँ। दिस इज कोइलोनिकिया, स्पून शेप्ड नेल्स। सेकेंड डिसऑर्डर है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया में यूजुअली क्या होता है कि लाइट मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है एंड समटाइम्स सिर्फ स्पॉटिंग देखने के लिए मिलती है। अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड 20 ml से भी कम लॉस होता है। एंड ये जो होती है ये साइकिल ये लास्ट करती है 2 डेज़ के लिए। इसमें पीरियड्स जो हैं वो 2 डेज से लेस होंगे एंड अमाउंट जो है ब्लड लॉस का वो 20 ml से भी कम होगा। एंड येस, हाइपरमेनोरिया भी साइक्लिक था एंड हाइपोमेनोरिया भी साइक्लिक होता है। एंड इसके कॉजेज़ क्या होते हैं हाइपोमेनोरिया के? हाइपोमेनोरिया के कॉजेज़ होते हैं हाइमेनल एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस एंड यूट्राइन सिनेकी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओलिगोमेनोरिया का, ओलिगो का मतलब होता है लेस, कम। तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जो नॉर्मली 21 डेज से 35 डेज की ड्यूरेशन के बीच में होती है, बट इसमें क्या होता है 35 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, ठीक है। रिपीट वो मोर देन 35 डेज से ज़्यादा पे होती है। एंड ये जो साइकिल होती है, ये जो डिसऑर्डर है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है एंड इनफ्रीक्वेंट साइकिल होती है। जैसे एक मंथ में हुई, नेक्स्ट मंथ में नहीं हुई, उसके नेक्स्ट मंथ में लास्ट में हुई, तो ये क्या है, इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं एंड इरेगुलर साइकिल इसमें हमारी चलती है। कॉजेस क्या होते हैं ओलिगोमेनोरिया के? ओलिगोमेनोरिया का फर्स्ट कॉज होता है इन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ही नहीं हुई तो मेंसेस भी डिले हो जाएंगे हमारे, राइट। मीनोपॉज, मीनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, जब वुमेन मीनोपॉज अटेन करने वाली होती है तो उस टाइम पे या तो वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो कम हो जाता है, कम, उसको एक लंबे इंटरवल पे पीरियड्स आने लगते हैं, या फिर क्या होता है वो शॉर्ट हो जाता है। एक्सेसिव और लेस दो ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो मीनोपॉज भी इसका एक कॉज होता है। एंड थर्ड है पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स। वो कैसे है, क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी क्या है, FSH और LH देता है जो ओवरी के ऊपर एक्ट करते हैं एंड उसके बाद ओवरीज से एग रिलीज होता है, मेच्योरेशन होता है फॉलिकल्स का, ओव्यूलेशन होता है। तो पिट्यूटरी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पिट्यूटरी डिसऑर्डर है या कोई ट्यूमर है पिट्यूटरी में तो इससे क्या होगा, अफेक्ट होगी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करें तो ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स। ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स भी वन ऑफ द कॉज है ओलिगोमेनोरिया का।
नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वुमेन की बहुत फ्रीक्वेंटली स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट वाली। मतलब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, लेस देन 21 डेज होता है या इक्वल टू 21 डेज होता है। उसको नेक्स्ट साइकिल जो है वो 21 डेज से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। एंड इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फ्रीक्वेंट होती है एंड रेगुलर साइकिल देखने के लिए मिलती है वुमेन में। एंड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इसमें नॉर्मल रहता है। ऐसा नहीं कि पॉली मतलब ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो जो है वो भी ज़्यादा होगा। ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है। 35 ml एक एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि वो जल्दी जल्दी इंटरवल पे होने लगती है, बट अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस 35 ml जो एक नॉर्मल साइकिल का होता है वही रहता है। हम की बात करते हैं एपीमेनोरिया। एपीमेनोरिया जो है वो पॉलीमेनोरिया की तरह ही एक सिमिलर टर्म है। एपीमेनोरिया का मतलब भी टू फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन ही होता है एंड ये एडोलेसेंस में देखने के लिए जनरली मिलती है। एडोलेसेंस में क्या होता है, जब उनके मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग होती है, जब अपनी प्यूबर्टी पे आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है, तो उनको स्टार्टिंग में क्या होता है एडोलेसेंस में कि बहुत फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होती है जो कि एडोलेसेंस के अंदर नॉर्मल मानी जाती है। बट यही अगर रिप्रोडक्टिव एज में होगी, लाइक एक 22 या 23 या 24 ईयर्स की वुमेन के अंदर देखने के लिए मिलेगा अगर ये, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी। बट अगर एडोलेसेंट में बिगिनिंग में तो इस कंडीशन को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब क्या है कि इसमें ब्लीडिंग जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी टाइम बीच में अकर होती है। ठीक है, कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता कि इतने डेज बाद ही होगी या उतने डेज बाद ही होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी टाइम पे ये बीच में अकर हो जाएगी। ये क्या होती है, इरेगुलर होती हैं, इनफ्रीक्वेंट होती हैं, एसाइक्लिक होती हैं एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बट इसमें काउंटेबल होती है। ऐसा नहीं है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते कि कितनी हुई या कितनी नहीं हुई, ये काउंटेबल होती हैं बट इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट और एसाइक्लिक होती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब 28 डेज में किसी भी टाइम बीच में हो सकती है। ठीक है, इनके कॉजेज क्या होते हैं, मेट्रोरेजिया के कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट कॉज होता है एंडोमेट्रियल पॉलिप, सेकेंड कॉज होता है कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड एक्सोजीनस ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई वुमेन करती है तो उसमें चांसेस होते हैं मेट्रोरेजिया के। डिसऑर्डर है मीनोमेट्रोरेजिया। ये कॉम्बिनेशन होता है मीनोरेजिया का प्लस मेट्रोरेजिया का। इसमें क्या होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो साइकिल है वो रेगुलर होगी, रेगुलर होगी, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होगी, पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करेगी। बट इसमें क्या होता है कि जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होकर के ये इरेगुलर होती है, इसमें साइकिल फ्रीक्वेंट साइकिल होगी और एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करती है विद एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग इसमें हमें देखने के लिए मिलेगी। एंड इस डिसऑर्डर के कॉजेज क्या होते हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज करेगी वही इसका कॉज होगी। फॉर एग्जांपल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर वन ऑफ द कॉज ऑफ एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग। डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब इनके बारे में फर्दर पढ़ते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है कि ये विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी के होता है। मतलब प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती है, ये बिना पैथोलॉजी के होता है। एंड ये अकर होता है किस वजह से, जब हमारी एंडोमेट्रियल सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन फील होता है। एंड इसमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट को। ये पेन सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन के इंक्रीज होने की वजह से होते हैं। एंड पेन की बात करें तो पेन का नेचर क्या होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेन्स मोर सीवियर होते हैं एंड ये रेडिएट करते हैं एब्डोमेन से बैक से थाइस की तरफ में। अगर इसको ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए किसको माना जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर एंड इनका एग्जाम्पल है मेफ्टल स्पाज्म। ठीक है, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए। नाउ अब हम बात करें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या चीज़ है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मतलब है कि
ये अकर तो होगा बट पेल्विक पैथोलॉजी इसमें प्रेजेंट होती है। लाइक यहाँ पे प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन इन्वॉल्व नहीं थी, बट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व होती है। एंड इसमें पेन का नेचर कैसा होता है, पेन का नेचर यहाँ पे डल होगा एंड प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेन रेडिएट करता है, बट यहाँ पे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में नॉन रेडिएटिंग पेन पेशेंट को फील होता है। हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग इधर एब्सेंट होते हैं, राइट। एंड इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माना जाता है कि जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील हो रहा है, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को ट्रीट करना ही इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या है, नो मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर मोर देन 6 मंथ, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स फॉर मोर देन 6 मंथ इज एमेनोरिया। अब एमेनोरिया के टाइप्स देखते हैं। एमेनोरिया भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इज कंसील्ड एंड रियल टाइप। कंसील्ड एंड रियल टाइप, एंड रियल फर्दर 2 पार्ट्स में है, प्राइमरी रियल पैथोलॉजिकल एंड सेकेंडरी रियल पैथोलॉजिकल। अगर फिजियोलॉजिकल की बात की जाए तो फिजियोलॉजिकल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि इनके अंदर क्या चीज़ दी हुई है। हम पढ़ते हैं प्राइमरी रियल पैथोलॉजिकल। प्राइमरी रियल पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है कि इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको 16 इयर्स तक भी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर नहीं होती है, ठीक है। इसमें पेशेंट हिस्ट्री कैसे देगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट है, उसकी एज पूछेंगे हम तो 16 होगी, बट उसे 16 की एज तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर नहीं होती है, और हिस्ट्री वो इसी तरह देता है कि एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है रियल पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का, तो रियल पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो है, जो एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है मोस्ट कॉमन कॉज करके, वो सबसे फर्स्ट होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। एंड सेकेंड होता है MRKH सिंड्रोम, जिसे हम मेयर रॉकेटिंग्स्की कुशर हॉसर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मुलेरियन डक्ट कंजेनाइटल एनोमली होती है एंड यूट्रस का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है। इसमें जब यूट्रस का डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं हो पाता तो ये कंडीशन अराइज होना तो बहुत ऑब्वियस है, राइट। लास्ट थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका सुपर वुमेन सिंड्रोम, जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वुमेन के अंदर। बात करते हैं सेकेंडरी रियल पैथोलॉजिकल एमेनोरिया के बारे में। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो हो जाती है पेशेंट के अंदर, बट वो डिसअपियर हो जाती है आफ्टर 3 to 6 मंथ्स के अंदर। इसमें पेशेंट कैसे हिस्ट्री के साथ आएगा, इसमें पेशेंट हिस्ट्री देगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट तो हुई थी, मतलब स्टार्ट तो हुई थी उसको उसकी टीनेज में, बट अभी इस टाइम पे करंटली एब्सेंट है। एंड इसके मोस्ट कॉमन कॉज क्या होते हैं, में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी रियल पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है फर्स्ट PCOD, सेकेंड पिट्यूटरी नेक्रोसिस, थर्ड होता है एशरमान सिंड्रोम, फोर्थ होता है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड थर्ड होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। एमेनोरिया विच इज सेकेंड टाइप, एंड एज नेम सजेस्ट फिजियोलॉजिकल, दैट मीन्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें एब्सेंट तो है, बट एब्सेंट क्यों है, ड्यू टू नेचुरल बॉडी फिनोमेना। बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में क्या होता है कि प्यूबर्टी से पहले या 10 इयर्स की एज से पहले जो बेबी गर्ल्स होती हैं उनके चाइल्डहुड में क्या होता है, HPO एक्सेस जो है वो डेवलप नहीं होती है, तो वो वर्क नहीं करती 10 ईयर्स से पहले, इसीलिए उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट देखने के लिए मिलती है। HPO एक्सेस के बारे में मैंने अपनी सेकेंड वीडियो में बताया है, तो इफ़ यू वांट टू नो मोर आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया हमें किन किन वजह से देखने के लिए मिलता है, प्रेगनेंसी में हमें एमेनोरिया देखने के लिए मिलता है, मीनोपॉज में हमें एमेनोरिया देखने के लिए मिलता है एंड लैक्टेशन में हमें एमेनोरिया देखने के लिए मिलता है। अगर इन तीनों में से हम मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया का मीनोपॉज, राइट। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की अगर हम बात करें कि डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम कैसे करेंगे, तो
उसके लिए हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साइटोलॉजिकल एग्जाम करेंगे जिसमें हम बायोप्सीज एंड हिस्टोलॉजी को इंक्लूड करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, हिस्टेरोस्कोपी करेंगे, डायलेशन एंड क्यूरेटेज करके डायग्नोज कर सकते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल से डायग्नोज कर सकते हैं, एंड ब्लड टेस्ट जैसे HP किया, हीमोग्राम, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इससे हमें हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलेगा। तो ये सारे टेस्ट करके हम डायग्नोज कर सकते हैं। वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।